लेट अस टेक वन अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आरएलसी सर्किट, और इसमें हमारे पास क्वांटिटीज रेक्टेंगुलर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में दी है। तो आइए देखें ये सवाल। दिस इज द साइनोसॉइडल सप्लाई ऑफ 1 एंगल 0 वोल्ट, series RL network is connected in parallel with this supply, value of the resistance and inductance unknown in this problem, and the current through this particular branch, I can say that this is nothing but a choke coil. Current through this particular branch is IRL, which is given in the problem, √2 angle minus pi by 4, and current through the capacitor is unknown, and value of the capacitor is also unknown. Current through the supply, this current IS is given to us √2 angle pi by 4. और इस सवाल में हमें निकालना क्या है? इस सवाल में हमें सबसे पहले पता करना है पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर, power dissipated by resistor. This was the first thing. And second thing, we have to determine current through the capacitor, IC, current through capacitor. ठीक, ये दो बातें हमें इसमें निकालनी। तो आइए हम देखें क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले पावर हमें मालूम है सिर्फ रेजिस्टर ही डिसिपेट कर सकता है, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो वो तो पावर डिसिपेटिंग कंपोनेंट है ही नहीं, तो पावर सिर्फ ये रेजिस्टर डिसिपेट करता है। इसके द्वारा डिसिपेट पावर हमें निकालनी है। तो पावर निकालने के क्या तरीके हैं? पावर निकालने के तीन फॉर्मूले। एक तो हम लिख सकते हैं सिंगल फेज सर्किट में VI cos phi, दूसरा हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R, तीसरा हम लिख सकते हैं I²R। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मूले करेक्ट है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसमें जो V है और जो I है वो किस संदर्भ में लिए जा रहे हैं। जब हम VI cos phi की बात करेंगे तो किसी भी सर्किट की ये जो एक्टिव पावर है उसमें वोल्टेज सर्किट का आएगा, करंट सर्किट की आएगी, पावर फैक्टर सर्किट का आएगा। लेकिन जब हम V स्क्वायर बाय R से पावर निकालना चाहते हैं डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट VR, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर डिवाइड बाय R। एंड जब हम ये लिख रहे हैं I²R, तो यहाँ पे भी ये जो करंट है वो कौन सी आएगी? रेजिस्टर की करंट। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर सर्किट सीरीज है तो जो रेजिस्टर की करंट है वही इंडक्टर की करंट है, वही सर्किट की करंट, ठीक है। और अगर सर्किट सीरीज नहीं है तो हमें ध्यान रखना है रेजिस्टर के द्वारा डिसिपेटेड पावर I²R से निकाल रहे हैं तो I करंट थ्रू द रेजिस्टर ही होनी चाहिए। So this we have to keep in mind, ठीक है। So let us solve by this first one, ठीक है। P is equals to VI cos phi। अब ये वोल्टेज पूरा का पूरा सीरीज RL सर्किट पे आ रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी? वोल्टेज कितना हो गया? 1 एंगल 0, और हमें यहाँ पे सिर्फ RMS वैल्यू रखनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ भी अलग से नहीं करना, एंगल नहीं रखना, क्योंकि cos phi आ ही रहा है। 1 into I करंट इसकी रेजिस्टर की करंट, ठीक है, या सर्किट की करंट तो IS है हालांकि, लेकिन सर्किट में कुछ और भी जुड़ा है C, तो सर्किट की करंट यहाँ IS नहीं होगी, IRL होगी। तो IRL कितना दिया है? √2, तो IRL √2 इनटू cos ऑफ phi मतलब पूरे नेटवर्क का cos phi नहीं, सिर्फ इसका cos phi, क्योंकि आप पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर निकाल रहे हैं। रेजिस्टर इज द पार्ट ऑफ दिस choke coil, although it is also the part of this entire network, but right now we are interested only in this choke coil। तो cos phi इसका हमें चाहिए, तो इसको कितना वोल्टेज हमने दिया? 1 एंगल 0, और इसमें करंट कितनी गई हमारी? करंट हमारी गई √2 एंगल माइनस पाई बाय 4। तो वोल्टेज का एंगल 0 है, करंट का एंगल माइनस पाई बाय 4, तो डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाय 4, यानी cos ऑफ पाई बाय 4। So this will be equal to 1 into √2, और cos pi by 4 कितना होता है? 1 by √2. So this will be equal to 1 watt. So the answer to this particular problem is 1 watt. ठीक है, पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर सिंपली 1 watt। अब मान लीजिए कि आप इससे नहीं I²R से निकालना चाहते हैं, तो भी हमें रेजिस्टर की करंट तो पता है, रेजिस्टर से कितनी करंट जा रही है, देखिए IRL, और IRL की वैल्यू कितनी है? √2, तो IR की वैल्यू भी कितनी हो गई? √2, तो √2 का स्क्वायर लेकिन मल्टीप्लाइड बाय R। अब R हमारे लिए अननोन है, तो R को हम कैसे निकाल सकते हैं? वेरी सिंपली, ये वोल्टेज यदि इस ब्रांच को मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है, और हमें ब्रांच की करंट पता है, तो ब्रांच का इंपेडेंस बराबर ब्रांच का वोल्टेज डिवाइड बाय ब्रांच की करंट, यानी सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय IRL, ठीक है।
तो मैं इसको लिखूंगा इम्पिडेंस ऑफ द ब्रांच इज V अपॉन I RL। V कितना है हमारा 1 एंगल 0 और I RL कितना था √2 एंगल माइनस π/4। ओके, √2 एंगल माइनस π/4, सो दिस विल बी 1/√2 और एंगल 0 में से माइनस π/4 सब्ट्रैक्ट किया तो π/4। नाउ वी आर हैविंग इम्पिडेंस इन पोलर फॉर्म, वी कैन transform into the rectangular form and the real part of that rectangular form is the resistor, imaginary part will be reactance. So I can write Z is equals to, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें ये पता हो कि उस प्रॉब्लम को हम कितने अलग तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन करना वही है जो सबसे सरल और आसान तरीका है। ठीक है, सो 1/√2 और इसको हम क्या लिखेंगे cos π/4, ठीक है, प्लस j sin π/4। So Z is equals to क्या हो गया 1/√2, cos π/4 is also 1/√2, okay, sin π/4 is also 1/√2. So when I do this 1/√2 into 1/√2 is 1/2 plus j 1/2, यानी रियल पार्ट इज ऑल्सो 1/2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज ऑल्सो 1/2। So Z is equals to ये हो गया R plus j XL। तो एक्सेल से हमें कोई मतलब नहीं है, पावर सिर्फ रजिस्टर में होती है और पावर हमने कितनी निकाल ली थी, देखिए I² R, ठीक है, √2 का स्क्वायर इंटू R, तो √2 का स्क्वायर 2 और R की वैल्यू कितनी निकाली 1/2, तो 2 into 1/2 अगेन इट इज 1 watt। ठीक है, दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई VR²/R। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर निकालना पड़ेगा। तो मतलब वो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू आपको मिल गई है, कितनी मिल गई है 1/2 और करंट उससे कितनी जा रही है IRL, वो कितनी है √2, तो √2 into 1/2। ठीक है, बिकॉज रजिस्टर का वोल्टेज कैसे लिखा जा सकता है, रजिस्टर का वोल्टेज सिंपली लिखा जा सकता है ओम्स लॉ से, VR बराबर IRL into R, और IRL की वैल्यू कितनी है हमारे पास, IRL की वैल्यू √2 और R की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1/2। सो व्हाट इज VR, VR इज नथिंग बट 1/2, 1/√2, isn't it? And the power P is equals to VR² upon R. So this is VR² is 1/√2 का स्क्वायर upon R is also 1/2. We have determined. So 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 by 1/2, 1 watt. It means whether we are using I² R or we are using V²/R or we are using VI cos phi, power will be same. Definitely power will be same because power is dissipated by the resistor, and in a particular resistor when we are giving a particular supply and particular current is there, particular voltage is there, so power will be same. Whatever formula you can choose, you are free to that, free of choosing any kind of formula. But one thing always keep in mind कि जब हम कोई भी formula use करते हैं, whether it is VI cos phi or V²/R और I²R, तो इनके मायने क्या हैं, यहाँ पे सर्किट का वोल्टेज, सर्किट का करंट, सर्किट का पावर फैक्टर, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांच का जिसमें R सीरीज में लगा है L के साथ या सीरीज में लगा है C के साथ, और जब ये लगाते हैं तो रजिस्टर का वोल्टेज, रजिस्टर का करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू लगेगी यहाँ। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक अगला सवाल जिसमें हमें आरसी सर्किट सी लगा है एल के साथ, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है और यहाँ पे एक रजिस्टर है एक साइनसोइडल सप्लाई के साथ, एंड द वैल्यू इज, ऑल द वैल्यूज आर 1। ठीक है, दिस इज 1.0 sin t, this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is 1 Henry, this is 1 farad। ये प्रॉब्लम है, ये भी गेट में आया हुआ सवाल है। इसमें बताना है RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो जैसा कि हमें 1.0 sin t दिया है, इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब यहाँ पे हमें कोई रेजोनेंस वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सिंपल सी बात है कि किसी भी नेटवर्क को देखते हुए हम उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तो बात कर ही सकते हैं। तो इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, JXL, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस -JXC, और इसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या होगी, JXL is omega L, XC is omega C, but the one thing which is very interesting, all the values are 1 including omega,
Omega is 1, R is 1, here R is 1, L is 1, C is 1, all are 1. So omega L is also 1, so it is J. Omega C is also 1, so it is minus J. And both are connected in series. So when inductor and capacitor are connected in series and their reactances are equal and opposite also, because इंडक्टर में करंट 90 डिग्री से लैग करती है तो कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री से लीड करती है, तो ये आ रहा है हमारे पास J और ये आ रहा है माइनस J. व्हाट इज देयर समेशन? द समेशन इज 0. सो इंपेडेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच बिकम 0. और जैसे ही इस ब्रांच का इंपेडेंस 0 होगा, मतलब ये क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट. दिस कैन सिंपली बी रिप्लेस्ड बाय अ short circuit branch like this, isn't it? This can be simply represented by a short circuit branch. This is shorted, and when it is shorted, there is no role of this 1 ohm resistor. The current will flow from this supply to this resistor to the shorted path, and then it comes back. तो इस तरह से हो गई. तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम कितना आसान हो गया, क्योंकि हम कह सकते हैं I is equals to I can write simply V by R. What is the supply? RMS वैल्यू क्या है सप्लाई की? चलिए मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, तो 1. ठीक है, V max. और R कितना बचा? 1. तो 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू करंट की 1 आ गई, तो RMS वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2. 1/√2, यानी इट इज रिटन एज 0.7707 एम्पियर्स. सो हमें ये देखना है कि क्या पूछा गया हमसे, आरएमएस वैल्यू पूछी है करंट की या मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और एसी सर्किट का एक और सवाल देखते हैं. ये इस प्रॉब्लम में ये एक इंडक्टर दिया हुआ है और एक कैपेसिटर है. इंडक्टर का इंडक्टेंस L, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच इज I and total impedance is Z. And the question is, an inductor connected in parallel with the capacitor, as the frequency of the current increased, the impedance varies. मतलब कि हमें impedance का ग्राफ बनाना है. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के साथ इंपेडेंस किस प्रकार से वेरी होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है. तो आइए सबसे पहले हम इस सर्किट का इंपेडेंस निकाल लेते हैं. इंपेडेंस Z इज इक्वल टू क्या होगा इसका? पैरेलल ब्रांच है, यानी JXL इज इन पैरेलल विथ माइनस JXC. minus JXC, isn't it? So we can solve this. This will value product upon sum. So JXL into minus JXC divided by, जब हम इनका सम करेंगे तो JXL minus XC. Let us put their values. So Z will be equal to, J से J कैंसिल कर दिया, माइनस J एंड XL XC. XL is omega L, XC is 1 upon omega C. Omega omega cancel, so it is L by C divided by J, ये कैंसिल हो गया, तो this is omega L minus 1 upon omega C. So I can simplify this. Z is equals to minus J, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा L माइनस ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1, omega square LC minus 1. Yes, we can write like this. Omega square LC minus 1, C cancel और omega ऊपर चला गया, minus j omega L upon omega square LC minus 1. We can also write Z is equals to j omega L upon 1 minus omega square LC. Z is equals to j omega L upon 1 minus omega square LC. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया. अब ये जो इम्पीडेंस है वो पूरी तरह से इंडक्टिव है या पूरी तरह से कैपेसिटिव है, ठीक है, और या फिर इनफाइनाइट है. ये तीन कंडीशन यहाँ पे बनती हैं. ये डिपेंड करेगा कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC इसकी वैल्यू क्या होती है. अगर मान लीजिए कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC या तो ग्रेटर देन 0 है, या तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC लेस देन 0 है, या 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल्स टू 0. ये तीन बातें होंगी. तो यदि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज पॉजिटिव,
और ऊपर J का साइन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब सर्किट विल बिकम प्योरली इंडक्टिव. If 1 minus omega square LC is less than 0, so this will become negative. When this will become negative, then sign of the impedance will be minus J, so circuit will become capacitive. I am not saying purely inductive, हाँ purely inductive ही है यहाँ पे, purely inductive, यहाँ पे ये purely capacitive, ठीक है. बस ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, नेटवर्क ही LC टैंक सर्किट है. तो when 1 minus omega square LC is equals to 0, this is exactly 0, then ratio will become infinite, so impedance will become infinite, means it is open circuit. तो यहां पर तीन कंडीशन हमारे पास आ गई कि ये सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो सकता है, प्योरली कैपेसिटिव हो सकता है, या फिर ओपन सर्किट हो सकता है. ये तीन कंडीशन, ठीक है. तो आइए देखिए, जब हमने कहा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट LC. और जब हमने कहा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर LC, 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर LC, इजंट इट. सो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 बाय LC इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा इज लेस देन 1 बाय रूट LC, ओमेगा इज लेस देन 1 बाय रूट LC, ठीक है. एंड सिमिलरली जब हम कहेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC इज लेस देन 0, is less than 0, तो इससे कंडीशन निकल के आएगी ओमेगा is greater than 1 by root LC, isn't it? तो ये तीन कंडीशन हमारे पास निकल के आएंगी. अब यदि हम इंपेडेंस को प्लॉट करते हैं y एक्सिस में और फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस में रखते हैं, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेट से हमने ले लिया ओमेगा बराबर 1 by root LC, ठीक है, और एक मैं यहां से लाइन खींच दे रहा हूं इस तरह से. This is omega is equals to 1 by root LC. You can say this is omega axis and this is f axis because f is equals to 2 pi, f is equals to omega by 2 pi or omega is equals to 2 pi. Both are same, so I can say that omega and f are nothing but proportional. So you can consider them both are co-phasor, both are in same phase. तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हमारी exactly omega is equals to 1 by root LC होगी, तो उस समय डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इंपेडेंस का 0, यानी इंपेडेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. सो यहां कहीं पे टच करना चाहिए ग्राफ, टच तो नहीं करेगा लेकिन ये इस तरह से जाएगा, ठीक है. सिमिलरली अभी आपको क्लियर करता हूं कैसे. और जब ये कंडीशन होगी तो फिर से इंपेडेंस इनफाइनाइट है, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आप इसको समझिएगा. अब यहां पे मान लीजिए हमने फ्रीक्वेंसी को 0 ही समझ लिया, फ्रीक्वेंसी f या ओमेगा 0 है, आई कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू 0. सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, इन दिस केस इंडक्टिव, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का ग्राफ हमने बना दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ग्राफ बना दिया. टोटल जब यहां फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो इंडक्टिव इंपेडेंस हमारा 0 होगा, जबकि जब हमारी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी तो उस समय XC वाला पार्ट 0 होगा, क्योंकि XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा इज infinity, then XC will be 0. So the graph of XC is this and graph of XL is this. इस तरह का ग्राफ इस तरह से जाएगा. So the correct answer is this. This problem was also asked in the GATE examination. So ये कुछ सवाल थे जिससे हम AC सर्किट के हमारे जो फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक and share and make a positive comment for us so that we can be motivated for making such kind of videos. Thank you.